आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। किस राज्य में दो फास्ट ट्रैक अदालतों का उद्घाटन किया गया है? इन विच स्टेट टू फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैव बीन इनॉग्रेटेड? आपका राइट आंसर होगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, बलात्कार और पॉक्सो संबंधित मामलों के तेजी से निपटान के लिए मणिपुर राज्य की राजधानी में उरीपोक और लंपेलपट क्षेत्रों में स्थित दो फास्ट ट्रैक अदालतों का उद्घाटन किया गया है। अदालतों के औपचारिक उद्घाटन में राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भाग लिया और राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों से निपटान के लिए इस तरह के एफटीसी बनाए गए हैं। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मणिपुर राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल है इम्फाल, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 16, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला जी और चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह जी हैं, जैसा कि हमने भी बात किया। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 60, लोकसभा सीट्स 2 है और राज्यसभा सीट्स, आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हर्ष कुमार भंडवाला को अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा किया है? जो कि ये किया गया है घोषणा कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बता दें कि कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हर्ष कुमार भंडवाला की नियुक्ति की घोषणा किया है। कैपिटल इंडिया में शामिल होने से पहले भनवाला 6 साल के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण व कृषि विकास बैंक के अध्यक्ष थे, जो कि दोस्तों किसके, नाबार्ड के अध्यक्ष थे। बता दें कि और 26 मई 2020 को कार्यालय को छोड़ दिया। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड CIFL एक एकीकृत वित्तीय सेवा मंच है। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने तजाकिस्तान को कर्जग्रस्त कर दिया है और अब उसकी भूमि का 45% दावा कर रहा है? राइट आंसर होगा चीन के द्वारा तजाकिस्तान को कर्जग्रस्त कर दिया गया है और भूमि का 45% क्या है, दावा भी कर रहा है। फुल डिटेल में बता दें, चीन ने तजाकिस्तान को कर्जग्रस्त कर दिया है और अब उसकी भूमि का 45% दावा कर रहा है। इसने तजाकिस्तान की पामीर क्षेत्र पर दावा किया है, जो कि ताजिक क्षेत्र का 45% हिस्सा है। बता दें आपको, विदेशी क्षेत्रों पर दावा करने की अपनी कार्यप्रणाली के साथ बीजिंग ने ऐतिहासिक संशोधनवाद के साथ शुरुआत की है और दुशांबे के कुल 2.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी कर्ज में से बीजिंग का 1.2 बिलियन क्या है दोस्तों, डॉलर का कर्ज है। इसलिए दोस्तों क्या है, चीन ने क्या तजाकिस्तान को कर्जग्रस्त कर दिया है। महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं चीन के बारे में फुल डिटेल में, जो कि चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पूरे वर्ल्ड में और यह वर्ल्ड का 3rd और 4th लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया। इसका कैपिटल है बीजिंग। गवर्नमेंट है यूनिटरी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और करेंसी है रेनमिनबी युआन। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, आगामी सत्र में इंडियन सुपर लीग की यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किसने ओवेन कोयल को मुख्य कोच चुना है? जो कि किसने चुना है, जमशेदपुर FC ने ओवेन कोयल को क्या है, अपना मुख्य कोच चुना है। आपको बता दें, जमशेदपुर FC ने आगामी सत्र में अपनी इंडियन सुपर लीग यात्रा के लिए ओवेन कोयल को मुख्य कोच चुना है। पिछले सीजन में टूर्नामेंट के बीच में लड़खड़ाती चेन्नईयन FC के कोच के रूप में पदभार संभालने और अंतिम तक पहुंचाने में मदद करने के बाद स्कॉटिश कोच प्रसिद्ध हुए और जो कोयल को अपने भारतीय कार्यभार से पहले इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और अमेरिका में कोचिंग क्लबों का समृद्ध अनुभव भी है। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां कोविड-19 रोगियों के लिए एक समर्पित 400 बेड के सरकारी अस्पताल का उद्घाटन किया? जो कि कहां पे किया गया है, नोएडा में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में कोविड-19 रोगियों के लिए एक समर्पित 400 बेड के सरकारी अस्पताल का उद्घाटन किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 8 अगस्त 2020 को नोएडा में कोविड-19 रोगियों के लिए
एक समर्पित 400 बेड सरकार का जो कि क्या है दोस्तों अस्पताल का उद्घाटन किया है। यह सुविधा टाटा ट्रस्ट और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से तैयार हुई है। उन्होंने अस्पताल में सुविधाओं की भी समीक्षा की, जिसमें 9 अगस्त 2020 से शुरू में 200 बिस्तरों के साथ सेवाएं शुरू करने की उम्मीद है और समय के साथ 400 बेड होंगे। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे, आप उसको ध्यान रखिएगा। और सभी टॉप लेवल के प्रश्न मैं आपको डेली करवाता हूँ, आप इस सेशन को डेली जरूर ज्वाइन करें। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट्स है 80 और राज्यसभा सीट्स 31। आपको बता दें दोस्तों, लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट्स अन्य सभी राज्यों से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा सीट किस राज्य में सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश राज्य में, और राज्यसभा सीट्स किस राज्य में सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश राज्य में। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, ताकि अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम दें आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, वह किसकी जगह लेंगे, जो कि वह अरविंद सक्सेना की जगह लेंगे। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको बता दें, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, कौन नियुक्त किए गए हैं, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। आप इनका नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था पिछली बार कि कौन थे, उस समय दोस्तों अरविंद सक्सेना जी थे। आपके एग्जाम में प्रश्न बना था। बता दें आपको, यूपीएससी भारत के नौकरशाहों और राजनयिकों का चयन करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। जोशी वर्तमान में आयोग के सदस्य हैं और वह अरविंद सक्सेना की जगह लेंगे, जिन्होंने 7 अगस्त 2020 को यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को दोस्तों। मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से बने, आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के कितने तटीय गांवों को आपदा से निपटने के लिए उनकी समग्र तैयारी के लिए यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है, जो कि कितने तटीय गांवों को दिया गया है, 2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आपको बता दें, ओडिशा के 2 तटीय गांवों को आपदा का सामना करने के लिए उनकी समग्र तैयारी के लिए यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता दी गई है। ओडिशा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास इस तरह के गांव हैं, और यह देश हिंद महासागर क्षेत्र में सम्मान हासिल करने वाला पहला देश होगा। आपको बता दें, वो दो जो गांव हैं, गंजम जिले के वेंकटरापुर गांव है और दूसरा है जगत सिंहपुर जिले में नोलिया शाही गांव। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप दोनों गांवों का नाम ध्यान रखिएगा। बात करते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 1936 को, और 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैपिटल है भुवनेश्वर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30, गवर्नर है गणेशी लाल जी और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147, लोकसभा सीट्स 21 है और राज्यसभा सीट्स 10 है। दोस्तों अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है, और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, वो अगर एसएससी के एग्जाम्स हो या फिर रेलवे के। आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, शर्ली एंड ग्रेव का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे, जो कि वह साहित्य लेखन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बता दें कि पुलित्जर पुरस्कार विजेता साहित्य लेखक शर्ले एंड ग्रेव का अगस्त 2020 में निधन हो गया। ग्रेव ने अपनी चौथी पुस्तक द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए 1965 का पुलित्जर पुरस्कार जीता था, और उनके 6 उपन्यास और 4 लघु कहानी संग्रह डीप साउथ में न्यू ऑरलियंस में उत्तर लुइसियाना और अल्बामा में सेट किए गए थे। बता दें आपको, ग्रेव की कई कहानियां अचानक अस्पष्टीकृत घटनाओं और उनके बाद के परिणाम से संबंधित हैं। आप समझ गए होंगे दोस्तों। आपके एग्जाम में किसी का निधन हो जाता है, उससे प्रश्न बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2020 में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है, जो कि ये 77वीं वर्षगांठ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आपको बता दें,
अगला प्रश्न है, भारत ने 2020 में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? जो कि है 78 78वीं वर्षगांठ मनाई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बता दें आपको, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। 2020 में भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की 78वीं वर्षगांठ मनाई है और यह आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग के लिए शुरू किया गया और एक विरोध था। बता दें आपको, गांधी जी ने आंदोलन के दौरान अपना प्रसिद्ध करो या मरो भाषण भी दिया था। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि करो या मरो जो नारा था किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, किसने स्वच्छ भारत मिशन पर एक इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया? जो कि ये उद्घाटन किया गया है अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को स्वच्छ भारत मिशन पर एक इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। गांधी को श्रद्धांजलि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की घोषणा पहली बार प्रधानमंत्री ने 10 अप्रैल 2017 को की थी और केंद्र में डिजिटल और आउटडोर प्रतिष्ठानों का एक संतुलित मिश्रण स्वच्छता और संबंधित पहलुओं पर सूचना, जागरूकता और शिक्षा प्रदान करेगा। आप समझ गए होंगे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन टॉप लेवल के होते हैं जो आपके एग्जाम बेस्ड हैं उन सभी को मैं कवर करता हूं, जो आपके एग्जाम में एसडी देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। अगला प्रश्न है, 1971 में देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए कौन सा देश स्मारक का निर्माण करेगा? जो कि बांग्लादेश एक स्मारक का निर्माण कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बता दें कि 1971 में देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए बांग्लादेश एक स्मारक का निर्माण करेगा। स्मारक का निर्माण बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के साथ होगा और बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की स्वतंत्रता थी। आप समझ गए होंगे। बता दें कि यह युद्ध 25 मार्च 1971 की रात को शुरू हुआ था। आप समझ गए होंगे दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसकी राजधानी है ढाका, करेंसी है मुद्रा बांग्लादेशी टका और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद जी और प्रधानमंत्री शेख हसीना। एग्जाम के लिए दोस्तों ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अपने क्या है पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश के बारे में आपको फुल डिटेल आपको जानना बहुत जरूरी होता है, जो आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को राष्ट्र को जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल ओएफसी का उद्घाटन और समर्पण किसने किया? जो कि ये समर्पण किया गया है और उद्घाटन अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त 2020 को चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को देश को जोड़ने वाली पनडुब्बी समर्थित ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन और समर्पण करेंगे। पनडुब्बी केबल पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान और निकोबार, कमार्टा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत से भी जोड़ेगी। बता दें आपको आगे, यह तेज और अधिक विश्वसनीय मोबाइल और लैंडलाइन दूरसंचार सेवाओं को भी सक्षम करेगा। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा किया है? जो कि ये जो किसने किया है? गुजरात ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गुजरात ने एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा किया है। आपको बता दें, गुजरात सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। नई औद्योगिक नीति को मुख्य क्षेत्रों और सनराइज क्षेत्रों में 15 रुझानों क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और मुख्य क्षेत्र रुझान क्षेत्रों में इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण, औद्योगिक मशीनरी और उपकरण, ऑटो और ऑटो के हिस्से, सिरेमिक आदि होंगे। और आपको बता दें, नई नीति पुरानी नीति की जगह लेगी जो 31 दिसंबर 2019 को समाप्त हो गई है। आप सभी चीज़ों को समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। और अगर आपको जुलाई मंथ के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को अगर आपको दोस्तों पढ़ना है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से उस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। बात करते हैं गुजरात राज्य के बारे में फुल डिटेल में।
जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी। चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी हैं और लोकसभा सीट्स 26 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, किसने आवाज़े राजौरी नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप कॉल्ड आवाज़ ए राजौरी? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास को शेयर जरूर करें उन स्टूडेंट्स के पास जिसको इसकी ज़रूरत है, उनको काफ़ी हेल्प भी मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।